नमस्ते, हमारा नाम है पूरब। आप देख रहे हैं नॉलेज अफेयर्स। कंसोलिडेटेड फंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जीडीपी या फिस्कल सरप्लस, ऐसे शब्दों का मतलब समझकर ही आप बजट को समझ सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक नॉलेज अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट भाषण के दौरान कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। आज इन्हीं शब्दों को हम डिकोड करेंगे। पहला शब्द था इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। तो इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट से पहले रखा जाता है या एक एनुअल रिपोर्ट जैसा होता है जिसमें पिछले 1 साल में देश की आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। अगला शब्द था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब होता है कि देश में वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। यूनियन बजट को उस साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें सरकार अपने खर्चों के बारे में जनता को जानकारी देती है। फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक। बजट पेश करने के बाद सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है जिसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है, आय के स्रोतों का ब्यौरा होता है। अगला शब्द था बजट स्टेटमेंट या बजट एस्टीमेट या बजट का अनुमान। हिंदी में आने वाले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टीमेट कहते हैं कि एक अनुमान लगा लिया, इतना खर्चा होगा, इतनी आय होगी। अगला शब्द था रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी संशोधित अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित करके जब सरकार पेश करती है तो उसे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। यानी जो बजट एस्टिमेट रखा गया उसमें फिर से सरकार ने सोचा, संशोधन किया और उसे कहा जाएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट। अगला शब्द एक्चुअल यानी वास्तविक। तो इकोनॉमी की भाषा में 2 साल पहले सरकार ने जितना कमाया था और जितना खर्च किया था उसे एक्चुअल कहते हैं। अगला शब्द है फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय मुनाफा। तो शब्द से ही आप समझ गए होंगे, यानी सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम, यानी सरकार मुनाफे में है तो इसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा क्या होता है? तो सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई, यानी उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे या राजस्व का घाटा कहेंगे। टैक्स, ये वर्ड बड़ा आम है लेकिन इसकी परिभाषा बड़ी मुश्किल है, लोगों को समझ नहीं आती। तो आपको बताते हैं कि टैक्स यानी कर किसे कहते हैं। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में वो टैक्स आते हैं जो सरकार आम आदमी से सीधे तौर पर लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो टैक्स आम आदमी से इनडायरेक्ट लिए जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस ड्यूटी आदि। इनकम टैक्स क्या होता है? ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर आपको भारत की सरकार को इनकम टैक्स देना होगा जिसे सरकार सार्वजनिक हित में यूज करेगी। एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं? यानी उत्पाद शुल्क। देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब अब भी एक्साइज ड्यूटी ही लगती है उन पर, वो जीएसटी में शामिल नहीं किए गए। कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा है या फिर जा रहा है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हैं। तो जीएसटी होता क्या है? ये एक ऐसा टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें 2 धड़े होते हैं, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल का हिस्सा और एक होती है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, वो राज्य को मिलता है। कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित कोष किसे कहते हैं? तो सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। जैसे आपने आपदा प्रबंधन कोष के बारे में सुना होगा। कंटीजेंसी यानी आकस्मिक फंड या आकस्मिक कोष किसे कहते हैं? तो अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसे निकालती है उसे
आकस्मिक कोष कहते हैं। इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे एक फंड बनते देखा। अगला शब्द है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार को जिस फंड की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, ऐसा खर्च जिससे सरकार की कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल, कॉलेज, सड़क जैसे अवसंरचनात्मक या ढांचागत विकास करने में व्यय करती है। फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति क्या होती है? फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को एडजस्ट करती है। अब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या होती है? तो आमतौर पर मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। यह उस दर का मात्रात्मक माप है जिस पर अर्थव्यवस्था में उत्पादों और सेवाओं को एक निश्चित अवधि में बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति केवल इतना समझिए, महंगाई बढ़ी यानी हम उसे अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ी। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनी और फर्म को अपनी कमाई पर जो सरकार को टैक्स देना होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म गेन यानी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसे लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं। लॉन्ग टर्म गेन, जब शेयर बाजार में एक साल से ज्यादा समय तक पैसा लगाकर मुनाफा कमाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश किसे कहते हैं? जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसे कमाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने एयर इंडिया बिकते देखा होगा। अब उठाइए बजट और एक जाबड़ तरीके से रीडिंग मारिए और समझ जाएंगे पूरा बजट क्या है और इस बार के बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, बजट का विश्लेषण क्या है, ये हम आपको कल बताएंगे कि बजट में इस बार के प्रावधान क्या हैं, आम आदमी की जेब में क्या आया, कॉरपोरेट जगत को क्या मिला, विदेशी निर्यात से हमारा क्या हुआ और हमारी जीडीपी, जिसे आजकल जीडीपी ग्रोथ रेट में ज्यादा व्यक्त किया जाता है, आखिर वो क्या है।